जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया तक और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। दर्शकों, जब से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का प्रधानमंत्री है उसने खालिस्तानियों के समर्थन में बयानबाजी की है कनाडा की संसद में, तब से भारत सरकार खालिस्तानियों के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। आज सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला पंजाब में और 48 जगहों पर खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई है। कल अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं और वह हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी करेंगे। जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा इस मीटिंग का, वह खालिस्तान को कैसे खत्म करना है, ये जो खालिस्तान के समर्थक हैं इनको कैसे खत्म करना है। इसके अलावा एक और बड़ी मीटिंग 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली है। इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ आईबी और इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और देश के तमाम राज्यों के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख हिस्सा लेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जो भी इनके पास इंटेलिजेंस है, जो भी खुफिया जानकारी है, वो सभी अधिकारी आपस में शेयर करेंगे और एक खाका तैयार किया जाएगा इन खालिस्तान समर्थकों को कैसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई अब होने वाली है कुछ ही दिनों में इन खालिस्तान समर्थकों के ऊपर। ये जो लोग सोच रहे थे कि अमृतपाल सिंह जो एक इनका जो तथाकथित एक बहुत बड़ा हीरो ये बताते हैं, उसके जाने के बाद ये कोई बहुत बड़ा एक्शन करेंगे, लेकिन उसको खात्मे के लिए अब पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊं ये पूरा पूरा जो खालिस्तान का मुद्दा है इसका इतिहास क्या है। क्या यह सिर्फ केवल पाकिस्तान और जो अन्य मुल्क हैं जो हिंदुस्तान की प्रगति से, हिंदुस्तान के विकास से, हिंदुस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, हिंदुस्तान की बढ़ती राजनीतिक ताकत से जो बौखलाए हुए हैं, क्या वो इसमें शामिल हैं, या केवल पाकिस्तान हमारे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे देश के भीतर बैठे कुछ लोग इन खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं इनको समर्थन दे रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत डिटेल में ये पूरा का पूरा ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है ये कैसे चल रहा है, इसके जो पूरे के पूरे जो कौन कौन इसको समर्थन दे रहा है, कौन कौन फाइनेंसिंग कर रहा है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए चाहे सॉन्ग सुनेंगे, मूवी देखेंगे या कोई लिटरेचर पढ़ेंगे, उसको आप बहुत सोच विचार के पढ़ेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, जहां तक इस पूरे के पूरे खालिस्तान मूवमेंट की बात है, खालिस्तान आंदोलन की बात है, तो इसकी जड़ में अगर हम जाएं तो हमें पहले उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखना होगा कि भारत में राजनीतिक सिचुएशन क्या थी, पॉलिटिकल सिचुएशन हिंदुस्तान की क्या थी। बात हम करें अगर 1972 से 1977 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जेल सिंह। 1975 में इंदिरा गांधी पूरे देश में आपातकाल लगा देती हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, और 1977 में इलाहाबाद हाईकोर्ट 1977-78 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज कर देता है और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से बौखला जाती है। 1977 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली जाती है क्योंकि आपातकाल से पूरा देश नाराज था। लोगों के अधिकारों को जिस तरीके से कुचला गया, लोगों में भारी असंतोष था, क्षेत्रीय पार्टियां उभर चुकी थीं और इस वजह से कांग्रेस के लोगों, विधायकों के प्रति जनता में काफी आक्रोश था और उसका खामियाजा कांग्रेस को पंजाब में भी उठाना पड़ा और ज्ञानी जेल सिंह की सरकार सत्ता से हाथ धो बैठती है। ऐसे में ज्ञानी जेल सिंह और इंदिरा गांधी की मुलाकात होती है और यह तय किया जाता है कि पंजाब में सत्ता को हासिल करने के लिए वहां खालिस्तान या एक ऐसा अलगाववादी मूवमेंट चलाए जो उस समय जो सरकार बनी थी 1977 में पंजाब में, जो अकाली दल और जनता दल की गठबंधन की सरकार थी, उसको सत्ता से बाहर किया जाए और इसी
योजना के तहत जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जो एक कट्टरपंथी सिख संत था, उसको राजनीति में लाने की कोशिश इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह करते हैं। उसको समर्थन दिया जाता है, उसको आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। और ये जो पूरी की पूरी जो बात है जर्नैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा करने की, जनता दल की सरकार को हटाने के लिए, यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह जो जीवीएस सिद्धू हैं, जो पूर्व रॉ ऑफिसर हैं, जिन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए अपनी बहुत जो है एक्सपर्टीज उसमें लगाई और सिक्किम को भारत में मिलाना संभव बनाया, वो अपनी बात द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में इस बात को रख रहे हैं। उनकी जो किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसमें ये सारा का सारा घटनाक्रम उन्होंने बताया कि कैसे जनरल सिंह भिंडरावाला को खड़ा किया गया और उसको सपोर्ट किया गया और एक रेडिकल आइडियोलॉजी को पनपने का कांग्रेस सरकार ने पूरा एक जमीन तैयार करके उसको उसके उस लेवल तक पहुंचाया कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में बन जाए। तो अब जब ये पूरा मूवमेंट चला खालिस्तान का 1978 और 1989 में, तब सिक्योरिटी के हालात बहुत बिगड़ चुके थे और इसका खामियाजा जनता दल की सरकार को उठाना पड़ा, क्योंकि इसको एक विफलता के तौर पर देखा गया। इसके बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार बनती है, भारी बहुमत से इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता में आती है। और अब जब ये सत्ता में आ गए, तब इनको लगा कि अब खालिस्तान हमारे लिए यूजलेस हो गया है। लेकिन तब तक जो ये खालिस्तान समर्थक थे, ये इनके पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की सरकार के लिए चुनौती बन चुके थे। ऐसे में इंदिरा गांधी एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना को इसकी कमान सौंपी जाती है और इसका नेतृत्व करते हैं उस समय के मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बरार ने भी अपनी किताब में ये खुलासा किया है और कई मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ये बात कही है कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस पूरे के पूरे खालिस्तान आंदोलन को खड़ा किया और इनको यह अंदाजा नहीं था कि यह एक दिन हमारे देश के लिए चुनौती बन जाएगा। जब राजनेता अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए ऐसी ओछी हरकतें करते हैं और अपने ही देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते हैं, तो भला आपका जो पड़ोस में दुश्मन है वो क्यों नहीं इसका फायदा उठाएगा। और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में पाकिस्तान की आईएसआई कूद जाती है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को भुनाने के लिए। अब पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, वो इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाती है। और आप उस समय की परिस्थितियां देखेंगे पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो अमेरिका हमसे बहुत नाराज चल रहा था। जिस तरीके से हमने अमेरिका की शक्ति को बौना साबित किया 1971 की लड़ाई में, तब से अमेरिका भी फिराक में था कि कैसे इंदिरा गांधी को परेशान किया जाए। तो अमेरिका भी जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था हमारे आंतरिक मामलों में, उस पर चुप रहा, एक तरीके से उसको सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को। ऐसे में ये मूवमेंट बहुत बड़ा बन गया और हिंदुस्तान के लिए चुनौती बन गया। जो पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उस पर खालिस्तानियों का कब्जा हो गया और उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी तरीके से उनको हर्ट नहीं किया जा सकता था, सिवाय हम डायरेक्ट अपनी फौज को भेजकर उनको खत्म करें। तो आखिर में हिंदुस्तानी फौज को बुलाया गया और यह स्थिति उस हद तक पहुंचा दी गई कि हिंदुस्तान की सेना को क्षति हुई और इस क्षति का बहाना बनाकर गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। सेना को यह आदेश था कि आप मिनिमम से मिनिमम फोर्स यूज करेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी साजिश, न केवल हिंदुस्तान के लोगों के साथ बल्कि हिंदुस्तानी फौज के साथ। एक तरफ आप उसको ऐसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए भेज रहे हैं जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ आप फौज को यह आदेश देते हैं कि आप कम से कम फोर्स यूज करेंगे। ऐसे में हमारे सैनिकों की जानें तो जाने ही वाली थी और इसकी जिम्मेदारी बाद में किसी ने नहीं ली।
ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए हिंदुस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदुस्तानी फौज का खून बहाया गया, हिंदुस्तानी फौज के खून की दलाली की गई, और आज ये लोग बैठकर किसी और पर आरोप लगाते हैं कि कोई और हिंदुस्तान के सैनिकों के खून की दलाली कर रहा है। खैर, राजनीतिक बात एक तरफ, हम आते हैं इस पूरे मुद्दे पर वापस। तो जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो जो निर्णय आना था वो अनुमानित था कि खालिस्तानी मारे जाएंगे, क्योंकि फौज के सामने वो टिक नहीं सकते थे। हालांकि हमारी क्षति ज्यादा हुई, लेकिन जीत हमारी होनी तय थी। तो 1984 तक आते ये पूरा आंदोलन खत्म कर दिया जाता है और आने वाले कुछ वर्षों तक खालिस्तान एकदम शांत हो जाता है। लेकिन अब आता हूं मैं आज के परिप्रेक्ष्य में। ये तो हुई इसके इतिहास की बात कि कैसे ये खालिस्तान आंदोलन पिक्चर में आता है हिंदुस्तान की राजनीति में और कैसे ग्लोबल इशू बन जाता है। अब आते हैं हम आज के समय में, ये खालिस्तान वापस कैसे आया पिक्चर में, कैसे हिंदुस्तान के लिए वापस एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, सुरक्षा खतरा बन गया है। तो कोविड के बाद आपने देखा कि भारत ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत को पूरे विश्व में बढ़ाया है, अभी हाल फिलहाल में आपने एक एग्जाम्पल देखा, G20 को G21 बनाया गया, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया उसमें, और हिंदुस्तान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास पूरे विश्व बिरादरी को करवाया। इकोनॉमी हमारी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। एक जमाने में 11वें नंबर पर थे, पिछले 10 साल पहले की बात करें उससे हम 5वें नंबर पर आए हैं। अंतरिक्ष में हमारी ताकत को दुनिया ने माना है। तो इन तमाम परिस्थितियों में हमारे दुश्मन देश और ऐसे देश जो हमारे साथी तो हैं, पार्टनर तो हैं, लेकिन हमारी प्रगति से जलते हैं, हमारे विकास से वो उनको चुभन होती है। ऐसे देश नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। तो इसलिए एक बार फिर से इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को लगभग खत्म किया जा चुका है। जब से 370 के हटने के कारण सुरक्षा एजेंसियों में एक गठजोड़ बना है, समन्वय बना है, तब से आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। और उसके अल्टरनेट के रूप में, उसके विकल्प के रूप में अब फिर से पंजाब के थ्रू हिंदुस्तान में खालिस्तान को हवा देने की कोशिश की जा रही है। पहला, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को रोकना। दूसरा, जो कश्मीर में शांति है उसके एवज में हिंदुस्तान के किसी और कोने में अशांति फैलाना। मणिपुर हमने देखा अभी कुछ दिन पहले, और अभी ये खालिस्तान हम देख रहे हैं। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और इस दिसंबर आते आते कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनका असर हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो लोग वर्तमान में आपके द्वारा चुनी गई भारी बहुमत वाली सरकार से परेशान हैं कि कैसे ये सरकार इतने कठोर फैसले और निर्णायक फैसले जो विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं वो ले रही है, उस सरकार को कैसे पद से हटाया जाए, कैसे शासन से हटाया जाए। तो उसके ऊपर एक लांछन लगाने की प्रक्रिया के रूप में इस आंदोलन को हवा दी जा रही है, ताकि हिंदुओं और सिखों के बीच एक दरार पैदा हो और फिर से 1984 के दंगे इस देश में देखने को मिले, और उस दंगों का जो उत्तरदायित्व है वो वर्तमान भारत सरकार पर डालकर जनता को उसके विपक्ष में लाया जाए। तो ये एक बहुत गहरी साजिश उन तमाम देशों द्वारा रची जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रगति से बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि दाल जो हमारे भारतीयों का एक रोजमर्रा के खाने का एक आप कह लीजिए साधन है या एक विकल्प है, जिसको हम दाल हमारे घरों में अमूमन बनती है। तो हम एक बहुत बड़ा जो मसूर की दाल है उसका आयात करते हैं कनाडा से। अब जैसे ही ये रिश्ते खराब होंगे तो यह स्वाभाविक है कि उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ेगा और उससे महंगाई बढ़ेगी। यानी कि जो हमारी एक सामान्य पॉपुलेशन है जो 60 से 70% इन्हीं जो है सब्जियां हैं, जो दाल जैसी सब्जियां इस पर निर्भर रहती हैं, उसके खर्च पर भी असर पड़ेगा, उसकी जेब पर असर पड़ेगा। और इसका मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं हमारे राजनीति में हस्तक्षेप की कोशिश
बाहरी ताकतें करने की साजिश कर रही हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको इस जियोपॉलिटिक्स को समझना जरूरी है कि कैसे विदेशी ताकतें, विदेशी सरकारें हमारे देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाती है। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है, एक हमारी जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बहुत कामयाब लोकतंत्र विदेशों में नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ उतने शिक्षित लोग नहीं हैं। वो अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं, उसकी तुलना में हमें वो बहुत ही कम शिक्षित मानते हैं। हमारी जो राजनीतिक समझ है उसको बहुत ही बौना समझते हैं। उस विचारधारा को, उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, और वो हम तभी बदल पाएंगे जब हम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो G20 में जो भी होना था, जो भी हिंदुस्तान को अचीव करना था, वो हिंदुस्तान ने अचीव किया। उससे भी इन लोगों को परेशानी है। और इसी G20 की कड़ी में एक आयोजन होना था कनाडा में खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम, और उसमें बहुत बड़ा हाथ था। अभी जिस आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी की वजह से भारत और कनाडा के बीच दरार आई है और यूएसए उसमें कूदा है कनाडा को समर्थन देने के लिए, हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इस रेफरेंडम को, खालिस्तानी रेफरेंडम को कनाडा में G20 से ठीक पहले करवाने वाला था। ये तो एक हम सुखद संयोग मान सकते हैं कि उसकी मृत्यु इससे पहले ही हो गई और वह कामयाब अपने मंसूबों में नहीं हो पाया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को टारगेट करने की कोशिश, हिंदुस्तान की राजनीति को टारगेट करने की कोशिश, हिंदुस्तान की बढ़ती राजनीतिक साख जो विश्व में दिख रही है उसको टारगेट करने की कोशिश, और कुल मिला के हिंदुस्तान की ताकत को कम करने की कोशिश के रूप में इस पूरे के पूरे खालिस्तानी आंदोलन को एक बार फिर से हवा देने की कोशिशें पाकिस्तान की ISI, कनाडा की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर यूएसए भी देने की कोशिश कर रहा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है उसमें आज ये खबर छपी है कि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इस पूरे के पूरे मामले पर, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला था, उसके ऊपर कनाडा को इंटेलिजेंस दी थी। और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में हिंदुस्तान पर यह आरोप लगाए थे। हालांकि अगर ये इंटेलिजेंस सही थी, उसके क्रेडिबल सबूत थे, तो हिंदुस्तान को देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कनाडा नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के बीच दरार पैदा करने की कोशिशें, खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की ये जो पूरी पूरी साजिश चल रही है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश शामिल दिख रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पंजाब में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तो अब आपने ये देखा कि राजनीति के लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है, बड़े बड़े देश भी शामिल थे। अब मैं आपको बताता हूं ये हरदीप सिंह निज्जर की कहानी क्या है। इस पर एक डोजियर तैयार किया गया है भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा। इस डोजियर में क्या कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकवादी गुरदीप सिंह उर्फ दीपा हेरनवाला का पुराना सहयोगी था, जो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में 200 से अधिक हत्याओं में शामिल था। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि इस गिरोह के सरगना गुरनेक सिंह उर्फ नेका ने इस व्यक्ति को आतंकवाद की दुनिया में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि इस व्यक्ति के कारनामे से लेकर कौन इस व्यक्ति को आतंकवाद की दुनिया में लाता है, उस व्यक्ति तक का नाम इस डोजियर में शामिल किया गया है। इसके बाद इस डोजियर में यह भी कहा गया है कि 1996 में रवि शर्मा नाम का एक जाली पासपोर्ट बनाकर यह हरदीप सिंह निज्जर कनाडा भाग गया था और एक ड्राइवर और एक प्लम्बर के रूप में वहां काम कर रहा था, ताकि इसको कोई पहचान नहीं पाए। एक छद्म भेष के रूप में यह काम कर रहा था, छद्म व्यक्ति बनकर यह काम कर रहा था कनाडा में। इस डोजियर में यह भी कहा गया है कि इसके बाद यह KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख जगतार सिंह तारा के संपर्क में आता है और ये तारा ही उसे कट्टरपंथी विचारधारा उसके दिमाग में भरता है और 2012 और 13 में हथियार और विस्फोटक
बनाने का प्रशिक्षण भी देता है। बहुत संगीन आरोप इस डोजियर में लगाए गए हैं और कनाडा को इसका जवाब अब पूरी विश्व बिरादरी के सामने देना होगा। अप्रैल 2012 में बैसाखी जत्था सदस्य होने की आड़ में यह व्यक्ति पाकिस्तान में एंटर होता है। आईएसआई इसको फिर बाद में ट्रेनिंग देती है और 2013 में तारा, ये जो मैंने आपको बताया अभी, तारा नाम का व्यक्ति, यह इसको जीपीएस हैंडल करने की भी ट्रेनिंग देता है, कैसे जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसी दरमियान क्या होता है, 2015 में थाईलैंड से ये जो जगतार सिंह तारा है इसको भारत लाया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है और इसके बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख कौन बनता है, हरदीप सिंह निज्जर, यानी जो आतंकवादी संगठन है उसका यह प्रमुख बन जाता है। जगतार सिंह तारा की जगह यह लेता है। इसके बाद 2014 में इसके खिलाफ एक इंटरपोल का नोटिस जारी हो जाता है, ठीक है। और 2014 में ही यह कनाडा में तीसरी बार राजनीतिक शरण मांगता है, क्योंकि पहले 2 बार इसकी जो डिमांड थी वहां की नागरिकता लेने की वो खारिज हो चुकी है। लेकिन जैसे ही इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है इंटरपोल का, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पुलिस एजेंसी है, विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारी इसमें काम करते हैं, वो इसको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं, वैसे ही कनाडा इसको नागरिकता दे देता है। और यह वो समय है जब हिंदुस्तान में 30 वर्षों के बाद एक बहुमत वाली सरकार बनती है। उस सरकार को भविष्य में दबाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, ये विदेशी ताकतें अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसे ही व्यक्ति को कनाडा में शरण दिलाती हैं। और अब ये पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है कि क्यों इस व्यक्ति को 2014 में कनाडा में नागरिकता प्रदान की गई थी। इसके बाद इस डोजियर में आगे यह कहा गया है कि यह व्यक्ति खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग देता है, उनको कट्टरपंथी आइडियोलॉजी में शामिल करता है। एक जो सिख कट्टरपंथी है सुरजीत सिंह कोहली, उसको धन मुहैया करवाता है। और एक पूर्व बबल खालसा इंटरनेशनल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक सदस्य परमिंदर सिंह उर्फ काला को बाबा पियारा सिंह भंजरियावाला को मारने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसे देता है। बहुत संगीन आरोप इस डोजियर में। कहीं ना कहीं अब यूएसए को भी अपने बयान पर शर्म आ रही होगी ये सब डोजियर देखने के बाद। दिसंबर 2015 में निज्जर ने मनदीप सिंह धालीवाल को AK-47 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और पिस्तौल के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इसको प्रशिक्षण दिया, ठीक है। बहुत बड़ा ये आरोप है, प्रशिक्षण शिविर चलाता है ये कनाडा में। और कनाडा हमारे को ज्ञान दे रहा है कि यह इसके ह्यूमन राइट वायलेट हुए हैं। इसको मारने के बाद खालिस्तानियों के ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया जा रहा है हिंदुस्तान में, यह कनाडा कह रहा है। ये सब आरोप देखने के बाद जनवरी 2016 में इसी व्यक्ति ने पंजाब में शिवसेना नेताओं को मारने और पंजाब में दंगा फैलाने के लिए पैसे दिए, वहां अपने लोगों को भेजा, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप सिंह डल्ला, जिसके ठिकानों पर आज पंजाब में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, के साथ मिलकर हरदीप सिंह निज्जर ने 4 खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के सदस्यों के एक मॉड्यूल को प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी और 2020 और 21 में टारगेटेड किलिंग्स और अपहरण को पंजाब में अंजाम दिया। इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को बाद में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने ही अर्शदीप सिंह डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर के सांठगांठ को उजागर किया, जिसके बाद इस पर निगरानी रखनी शुरू की गई, सर्विलांस को और बढ़ाया गया। सितंबर 2021 में इन दोनों के निर्देश पर पंजाब के मोगा के 3 KTF सदस्य कंवरपाल सिंह, कुलविंदर सिंह और कमलप्रीत सिंह, मोगा के SSP हरमनबीर सिंह गिल और मोगा जिले में आपराधिक जांच एजेंसी के 2 इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश करते हैं। ये लोग भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप इस डोजियर में लगाया गया है। उम्मीद करता हूं कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस डोजियर को जरूर पढ़ेंगे और अपने जो एलिगेशन है हिंदुस्तान पर उन्होंने जो लगाए हैं उसके ऊपर माफीनामा अपनी उसी संसद में
मांगेंगे जिस संसद में उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बिना सबूत के आरोप लगाए हैं। 19 फरवरी 2022 को ये डोजियर में कहा गया है, हरियाणा पुलिस ने केटीएफ और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के निर्देश पर पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट हत्याओं में शामिल एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसको इसी व्यक्ति ने प्रशिक्षण दिया गया था। इन सब घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत के गृह मंत्रालय ने इसको 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भी 22 जुलाई 2022 को इस पर 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रखा, जो भी इस व्यक्ति की सूचना एनआईए को देगा। तो कुल मिलाकर ये जो संगीन आरोप इस पर लगाए गए हैं, ये साबित करते हैं कि यह व्यक्ति एक आतंकवादी था, न कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने वाला या एक कोई आम कनाडाई नागरिक। अगर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की सेना पाकिस्तान में घुसकर मार सकती है, तो भाई हिंदुस्तान क्यों नहीं अपने जो आतंकवादी घोषित कर रखे हैं उनको किसी देश में मार सकती है, और तब जब यह उसी देश की शह में ये सब कुछ गतिविधियां हो रही है। यदि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान में मारने का हक हमें है और पूरी विश्व बिरादरी उसको सपोर्ट करती है, तो कनाडा के मुद्दे पर इतना दोगलापन क्यों दिखाया जा रहा है? ये सवाल इस समय उन तमाम देशों से पूछा जाना चाहिए जो कनाडा के साथ खड़े हैं। आपको बता दूं, आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। रशिया ने भी कनाडा को आतंकवाद का शाह देने का आरोप लगाया है कनाडा पर, क्योंकि कनाडा ने कुछ दिन पहले जेलेंस्की के कहने पर यूक्रेन में एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया, यूक्रेन के एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जो यहूदियों के कत्ल का गुनहगार था, यानी वो नाजी जो आइडियोलॉजी है उसका समर्थक था, और उसको इसी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में सम्मानित किया, जिसके बाद इसको माफी भी मांगनी पड़ी। तो जब इनके रिश्ते, इनकी दोस्ती जेलेंस्की जैसे लोगों के साथ है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान का साथ देगा? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग वाकई में जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की बातें करते हैं, वो सच में अपने दिल से बातें करते हैं? क्योंकि ये लोग उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं जो नाजी की विचारधारा के समर्थक हैं। तो कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में आने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को झूठी कहानियां पढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस समय यह साजिश रची जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की बढ़ती साख के ऊपर एक धब्बा, काला धब्बा लगाया जा सके। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा। इसमें आपको मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। एक सांसद है पंजाब के अमृतसर की संगरूर लोकसभा सीट है, वहां से सिमरनजीत सिंह मान, इसके आप ट्विटर अकाउंट पे जाइए, मैं आपको स्क्रीन पर जो बता रहा हूं ये इसका ट्विटर अकाउंट है, और इसके ऊपर हैशटैग करके लिखा हुआ है खालिस्तान सपोर्टर। एक सांसद, निर्वाचित सांसद हमारे पार्लियामेंट में बैठा है। इससे बड़ी आपको क्या सबूत चाहिए कि कुछ लोग हिंदुस्तान में अभी भी राजनीतिक तौर पर इस खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, बॉलीवुड की इंडस्ट्री से है। ये जो जितने भी बॉलीवुडियन सिंगर हैं, अभी आपने एक शुभ नाम के सिंगर का शो रद्द करने की न्यूज पढ़ी होगी। इससे पहले जो पंजाब में एक सिंगर मारा गया, उसका आपने न्यूज में देखा होगा। तो ये सारे के सारे इस खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे। दिलजीत सिंह दोसांझ जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए उस समय यह धरना स्थल पर मौजूद था, और जब ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गए तब उसने इस हिंसा की आलोचना भी नहीं की। ये बताता है कि कैसे ये सारे के सारे लोग राजनीति से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक, इवन कनाडा में ये जो खालिस्तान का मुद्दा जब से चर्चा में आया, उस समय जगजीत सिंह चौहान करके एक व्यक्ति था जिसने इस पूरे मूवमेंट को आइडियलाइज किया, पूरी एक विचारधारा को फैलाया, और वो एक डॉक्टर था। प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बताता है कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी देश के विरोध में चलती है, उसको खड़ा करने के लिए समाज के किन किन लोगों को
टारगेट करके उनको लाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बाद में यही लोग उस देश के लिए चुनौती बन जाते हैं। तो आपको ये सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने अपना बयानबाजी कर रहा है, आपको उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और उसके बाद ही अपना फैसला लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप जब भी किसी भी सिंगर का गाना सुनेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन की बात सुनेंगे, किसी भी जो इंटेलेक्चुअल है उसका जो लिटरेचर पढ़ेंगे, आप बहुत सोच समझ कर पढ़ेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्या वह राष्ट्रीय हित में है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी नेशनल इंटरेस्ट से दाएं बाएं आपको दिखता है तो उसका बहिष्कार कीजिए। इसी में हमारे राष्ट्र की भलाई है और इसके द्वारा ही हम राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित कर पाएंगे और देश के दुश्मनों को धूल चटा पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।